Hello everyone, this is Vivek Paul and welcome you all in संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। तो आज फिर हम वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कर रहे थे क्लास 12 का 2023 वाला क्वेश्चन उसको लेकर के आए हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि क्लास 12 के हमने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 1 2023 का, जिसमें हम लोग 11 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 11, और अब जो है 12 से हम लोग देखेंगे। आज से 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन पेपर है फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले खुद से क्वेश्चन को लगाइएगा, उसके बाद देखिएगा सॉल्यूशन। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किसका ना, क्वेश्चन नंबर 12 का। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक लाइन्स या फिर फील्ड लाइन्स, एक ही बात है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। इनसाइड अ बार मैग्नेट क्या कह रहा है? एक बार मैग्नेट है आपके पास, एक नॉर्थ पोल हमने ले लिया, एक साउथ पोल ले लिया, ठीक है, एक बार मैग्नेट है। तो बोल रहा है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, जो मैग्नेटिक लाइन्स है इनसाइड द बार मैग्नेट। अच्छा, इस बार मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसके बारे में क्या कह रहा है? ऑप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्रॉम ऑफ द मैग्नेट, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। इनसाइड का बात हो रहा है। तो आपको पता है आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है? नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में इन करता है। जो फोर्स लाइन होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं हिंदी में बोल रहे हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं तो कहां से निकलता है ना, नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है। नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है। ये बार मैग्नेट के बाहर का बात है, बट क्वेश्चन है किसका? अंदर का। तो इसका ऑपोजिट होता है। अंदर में क्या होता है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है फील्ड लाइंस। जनरली हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को, आप याद रखिएगा, प्लस जो साइन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, प्लस चार्ज को आप नॉर्थ के हिसाब से कंसीडर कीजिए और माइनस चार्ज को साउथ के हिसाब से कंसीडर कीजिए, आपके लिए आसान होगा। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से बाहर निकलता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलेगा। बस इसी तरह से याद कीजिए कि प्लस से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्थ से बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन ये मैग्नेट के बाहर के बारे में बात कर रहे हैं, और मैग्नेट के अंदर कैसे याद रखेंगे? तो जस्ट इसका ऑपोजिट याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। किसी छड़ चुंबक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो लास्ट ईयर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, ये अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म में पूछ रहा है, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ रिलेशन दिया हुआ है, और उसके बाद एंगल ऑफ डीप निकालने के लिए बोला। बहुत आसान सवाल है, लेकिन बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा तो आप उसको भी कीजिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है वो हट चुका है, वो डिलीटेड है, इसीलिए क्वेश्चन ही मैंने नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूरा डिलीटेड है, डिलीटेड टॉपिक का क्वेश्चन है। इस साल ये डिलीट कर दिया गया है, इस साल इससे सवाल नहीं आने वाला। तो हम सिलेबस को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये है नहीं तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम लोग इस क्लास के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हम लोग पढ़ थोड़ी रहे हैं। द थिंग्स व्हाट वी हैव लर्नड ऑलरेडी, उन सभी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया हुआ है। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल हटा के चलेंगे जो सब सवाल आने वाला ही नहीं है। ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल, एक कॉइल है, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है ऑफ एन टर्न्स। जो कॉइल है ना उसमें कितना टर्न्स है? n टर्न्स है। ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है, हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड B, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड B इज दिया हुआ ऑप्शन। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का बारे में बात पूछ रहा है एक कॉइल का, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए क्या कह रहा है। एक कॉइल है,
एक कॉइल बना लेते हैं पहले, और इस कॉइल का कितना टर्न्स है यहाँ पे बोला गया है, n टर्न्स है, बाद में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे दिक्कत नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ना, इसका एरिया बोल रहा है a है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a है, ठीक है सर, ओके। अब बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल n टर्न्स ऑफ क्रॉस सेक्शन a हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है ना, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना इसका, उसके साथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का। और एरिया क्या होता है कॉइल का, आपको पता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बोल रहा है वैसा ही है, मतलब अगर आप बाहर की तरफ एरिया ले रहे हो तो आप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी ले लो, मैग्नेटिक फील्ड डॉट से ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ओके। वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है क्या होता है ना, B डॉट ए, क्या होता है, B डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए, इंटू नहीं बोल सकते, डॉट प्रोडक्ट है ये, है ना, B डॉट ए। तो यहां से आप अगर मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या हो जाएगा, B ए, डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा क्या होता है, बी और ए के बीच का एंगल। और इस सवाल में बोल रहा है ए और बी दोनों पैरेलल है, ए और बी अगर दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो छोड़ दीजिए इसको, तो क्या आ रहा है बी ए। लेकिन ये हमने एक कॉइल कंसीडर किया है, कितना कॉइल कंसीडर किया है, एक कॉइल कंसीडर किया है। अगर एक कॉइल कंसीडर किए हैं तो बी ए, और अगर n कॉइल कंसीडर करेंगे तो n से इसको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, तो n बी ए हो जाएगा। बस आप लोग सोचेंगे कि सही हो गया सर, एकदम करेक्ट है, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, ये गलत आंसर है। यहां पे जैसे ये एन बी ए आप देखेंगे ऑप्शन में भी आपको एन बी ए दिख जाएगा कि नहीं, दिख जाएगा, और आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन गलत आंसर है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द फील्ड B, हेल्ड विथ इट्स प्लेन, जो प्लेन है ना वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, ना कि एरिया पैरेलल है। क्लियर होना चाहिए, यहां क्रॉस सेक्शन एरिया पैरेलल नहीं है, क्या बोल रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया A हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन जो है, ये जो प्लेन है ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, तो A जिधर है B उधर ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, बोलना ये चाह रहे हैं कि ध्यान से देखिए, अगर ये आपका कॉइल है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है बाहर की तरफ ले लिए हम, मान लो यहां डॉट कर दे रहे तो समझ जाना कि क्रॉस सेक्शन एरिया बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बाहर की तरफ नहीं है, वो बोल रहा है इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब इस प्लेन से होकर मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है। तो आप ही बताइए फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स एक्चुअली में क्या है, किसी यूनिट एरिया में, किसी एरिया के थ्रू कितने फील्ड लाइंस पार हो रहे हैं। तो अगर एरिया इस तरह से है और यहां से फील्ड लाइंस पार हो तो आप गिन लीजिएगा आराम से, सर 20 गो लाइन पार हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 20 गो। लेकिन यही एरिया इस तरह से ना रह के अगर इस तरह से रहे और लाइन पार हो तो कितना लाइन पार होगा, 0। समझ रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ऐसे भी निकाल सकते हो और दूसरा मैथमेटिकल तरीका से भी निकाल सकते हो। जैसे फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है तो बी ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, बी और ए के बीच का एंगल। एरिया हमने दिखाया आपका बाहर की तरफ और बी दिखाया इधर है बी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। असल में यहाँ के 0 डिग्री की जगह पे आपको क्या बैठाना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बैठ जाएगा तो बी ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो ये 0 आंसर आएगा। मैथमेटिकली भी ये आंसर आ सकता है, आप कॉन्सेप्चुअली भी इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगर ये कोई मान लीजिए एरिया है और इससे होकर के मैग्नेटिक फील्ड पार हो तो फ्लक्स क्या होगा, जितना नंबर ऑफ लाइंस पार होगा गिन के बोल देंगे। लेकिन यही अगर एरिया इस तरह से दिया हुआ रहे और बोले कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पार हो रहा, पैरेलल टू द प्लेन, तो इसका मतलब कोई भी लाइन इससे पार नहीं हो रहा, तो फ्लक्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ना 4 नंबर ऑप्शन 0, ये सही हो जाएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। डायरेक्शन ऑफ क्या निकालना है, करंट इंड्यूस्ड,
डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर मूव कर रहा है तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। आपने इंडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो भी हो, ये मैग्नेटिज्म में चीज़ें पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जरूरत भी नहीं है। मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है मोशनल EMF जिसको बोलते हैं आप, मोशनल EMF होता है, इस वजह से करंट भी आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये आपका अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई वायर को आपने क्या कर दिया, इसमें मोशन करा दिया इस तरह से। ये वायर है, इसका अपना कोई लेंथ होगा, L लेंथ मान लेते हैं, इसको आपने मोशन करा दिया इस तरह से। B अंदर की तरफ है, ये जो वेलोसिटी है इधर है, माने परपेंडिकुलर है। B इज परपेंडिकुलर टू B, ध्यान से, जिधर इसका मोशन करा रहे हैं, वेलोसिटी जिधर है B से परपेंडिकुलर है, जिधर भी हो, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। चलिए हम क्या कह रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर, इस वायर में जो करंट इंड्यूस होगा वो किस रूल से आप बता सकते हो, इज फाउंड यूजिंग, देखिए ऑप्शन क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स उसके बाद है एम्पियर्स रूल, और उसके बाद है नन ऑफ द अबव। किस रूल से आप निकाल सकते हो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड, जो करंट इसमें डेवलप होगा किस तरह से निकाल सकते हो। तो आपका टीचर आपको बताया ही होगा, ये हो जाएगा आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस तरह से आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। क्या होता है इसमें से, थंब याद होना चाहिए, FBI, ये करंट दिखाता है, ठीक है। मैं बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से, ये थंब हो गया, ये इंडक्शन हो गया आपका, और एक फिंगर इधर बना देते हैं, ठीक है। ये जो थंब है, ये थंब आपका क्या बताता है, F, दैट इज फोर्स, किधर फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी जिधर उधर फोर्स लग रहा है। B किधर मैग्नेटिक फील्ड है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखिए फोर्स इधर लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और फोर्स किधर है, ये वाला फोर्स अगर इधर है, देखिए ध्यान से, बोर्ड में इधर फोर्स लगाए हैं, फोर्स इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या दिखाएगा ना, करंट का डायरेक्शन, करंट किधर बहेगा, तो बोल रहा करंट नीचे से ऊपर की तरफ बहेगा, ये डायरेक्शन दिख रहा ना, मतलब ये डायरेक्शन पे करंट बहेगा। तो करंट किससे निकलता है बाबुआ ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से। ये डायरेक्ट याद रखिएगा मेरा, FBI डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए। F थंब है, फोर्स, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दैट इज ये जो फिंगर है आपका इंडक्शन फिंगर, और ये है मिडिल फिंगर, I हो गया आपका मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज्ड टू 2 times ईच। अच्छा, दोनों को इंक्रीज कर रहा, द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से। मान लीजिए 2 सोलिनॉइड है, ठीक है, सोलिनॉइड बोले तो घबराइए मत, 2 कॉयल है इस तरह से, एक कॉयल है और एक इस तरह से कॉयल है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो कोएक्सियल नहीं होगा, कोएक्सियल होना चाहिए। कोएक्सियल का मतलब होता है दोनों एक ही एक्सिस में होना चाहिए, ये 2 एक ही एक्सिस में होना चाहिए। हमने एक दूसरा एक आपका बना दिया कॉयल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मान लेते हैं ये प्राइमरी कॉयल है जिसमें ऑलरेडी करंट होगा, और ये सेकेंडरी कॉयल है, इसके वजह से इसमें EMF इंड्यूस होगा, और EMF इंड्यूस होगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी हम मान लेते हैं इसको, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, मान लेते हैं N1 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं कितना है, N2 है, ठीक है, मान लिए, कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में इंक्रीज कर दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, न्यू नोट N1 N2 बाई L, और एक होता है आपका करंट जो इंड्यूस होगा, वो वाला क्या हो जाएगा आपका, करंट इंड्यूस होगा आपका एरिया में, ये एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लेना पड़ता है, क्या लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू नोट N1 N2 A बाई L, दिस इज व्हाट, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो न्यू नोट कांस्टेंट है, N1 N2 बदलेगा, A और L कांस्टेंट है। A क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L क्या है आपका
लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये N1 और N2 बदलेगा, और N1 को क्या करने के लिए बोल रहा है, प्राइमरी कॉइल का और सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज करना है 2 टाइम्स, डबल करना है, इसका मतलब है। तो N1 को डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2N1, क्या हो जाएगा 2N1, और N2 को भी डबल कर दीजिए तो 2N2, ठीक है। बाकी जैसा वैसे रखिए, न्यू नोट A/L जैसा है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा न्यू नोट N1 N2 A/L, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस निकलेगा 4M = 4 इंटू न्यू नोट N1 N2 A/L। पहले क्या था, M = न्यू नोट N1 N2 A/L, अब क्या हो गया है 4 टाइम्स हो गया है पुराना म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, यही आंसर हो जाएगा आपका, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला अगर पता है आपका कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या किया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया गया है। बस बैठा दीजिए, आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अ 100 ohm रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई है, ठीक है भाई। तो इसको मिटा रहे हैं, एसी सप्लाई है, घर में जो आ रहा है ना वही सप्लाई है, एसी सप्लाई है, कोई बात नहीं। चलिए, एक कितना 100 ओम है, ये 100 ओम रेसिस्टर है, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया है, एसी सोर्स जोड़ दिया है, और बोल रहा सप्लाई भी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है इसका कितना ना 50 हर्ज है, ठीक है। सप्लाई द RMS ऑफ करंट इन द सर्किट इज, RMS करंट निकालने बोला, इसमें करंट जाएगा लेकिन RMS करंट बोला है। तो सबसे पहले काम, ये जो दिया हुआ है ये क्या है एक्चुअली, पिक वैल्यू दिया हुआ, V0 दिया हुआ है, आपको पता है ना एसी में क्या होता है, V = V0 sin ωt, क्या है V = V0 sin ωt, दिस इज व्हाट, दिस इज द पिक वैल्यू, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फाइन। और I क्या होता है ना, I = हो जाएगा I0 sin ωt, ठीक। लेकिन फॉर ओनली रेसिस्टर, अगर सिर्फ रेसिस्टर लगा हुआ है तो क्या होता है, वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल होता है सेम होता है। लेकिन अगर इंडक्टर आ जाए या कैपेसिटर आ जाए तो आपको पता है करंट या वोल्टेज लैग करता है या लीड करता है 90 डिग्री, फाइन, वो बात है नहीं। अभी फिलहाल रेसिस्टर है तो दोनों का फेज एंगल सेम होगा। बाय द वे क्वेश्चन में RMS पूछा, आपको RMS करंट पूछा हुआ, उस सबसे मतलब है ही नहीं। आपको V0 दिया हुआ, ये जो चीज भी दिया हुआ है, तो आप पहले क्या कीजिए I0 निकाल लीजिए। I0 = क्या हो जाएगा ना V0/R, V = IR होता है ना, ओम्स लॉ, वहीं से आप निकाल सकते हो। I0 = V0/R, तो V0 क्या हो गया आपका, V0 दिया हुआ 220 और R दिया हुआ 100 ओम, इसको काटिए कितना आ जा रहा है 2.2 एम्पियर, कितना आया 2.2 एम्पियर। और आप यहाँ पे 2.2 को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 2.2 करेक्ट आंसर नहीं है। ये क्या निकला है, I0 निकला है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ द करंट। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको शिखर मान बोलते हैं, धारा का शिखर मान। दिस विल नॉट बी द आंसर। हमने ऑप्शन चेक किया, जो जैक प्रोड्यूस किया है इसका आंसर सीट, उसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 शिखर मान है, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू नहीं निकालना है आपको, IRMS निकालना है। और IRMS क्या होता है ना, I0/√2 होता है। क्या होता है, I0/√2। तो I0 दिया हुआ आपका 2.2 डिवाइड बाय √2 का मतलब 1.41, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा आपका, ठीक है। चेक कर लेते हैं, और जो भी आएगा आंसर किस में आएगा, ऊपर में एम्पियर में है ना बाबू, एम्पियर में आंसर आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा, 2.2 डिवाइड बाय 1.41, √2 का मतलब 1.41 अप्रॉक्स में ले रहे हैं, तो अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है 1.56, ये आ रहा है आपका 1.56 एम्पियर। चेक कर लीजिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। इसको मत कीजिएगा, ये मिली एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ एम्पियर है, ध्यान दीजिएगा। 1.56 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इन सीरीज LCR सर्किट, अब आपके पास LCR सर्किट है, ठीक है, LCR सर्किट है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर तीनों लगा हुआ है, ठीक है। अब सर्किट, द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट इज, फेज एंगल के बारे में बात कर रहा है, फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट,
फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट। इसको देखते हैं। तो फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम आपने बनाया होगा, इस तरह से बनाते हैं। इधर क्या है, हम मान लेते हैं इधर रेसिस्टेंस वाला पार्ट है, ठीक है। आपको पता है जिधर रेसिस्टेंस वाला पार्ट होता है उधर ही करंट वाला पार्ट भी होता है ना। बोलने का मतलब है जिधर भी होता है उधर ही आई नोट होता है ना। और आई किधर लिखते हैं, हमेशा जिधर रेसिस्टर है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर आर होता है, लेकिन करंट से करंट को लीड कर जाता है आपका एक्सएल, एक्सएल ऊपर की तरफ होगा, और नीचे क्या होगा एक्ससी, वो लैग कर जाता है, ठीक है। छोड़िए ये सब डिटेल में आप जो है थ्योरी पढ़े होंगे। फेजर डायग्राम हम डायरेक्ट बता रहे हैं। सीधा रेसिस्टर होता है, जिधर रेसिस्टर होता है उधर ही करंट होता है। ऊपर की तरफ होता है एल, नीचे की तरफ एक्ससी, ऊपर की तरफ एक्सएल, नीचे की तरफ एक्ससी। दिस इज व्हाट, ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जो भी हो, काम की बात करते हैं। अभी फेज एंगल निकालना है आपको बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट। आपने 3 केस लेके पढ़ा होगा कि एक्सएल कभी ज्यादा, एक्ससी कभी ज्यादा, या एक्सएल और एक्ससी कभी बराबर। जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता था तो आपने ये कंडीशन पढ़ा होगा रेजोनेंस का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है, ऑप्शन के हिसाब से आपको काम करना है। क्लियर है। तो अभी फिलहाल अगर आप एक्ससी को यहां से हटाएं और आप मान लें कि एक्सएल ज्यादा है एक्ससी से, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, नीचे की तरफ का जो एक्ससी था ये हट करके ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी। वेक्टर तो पढ़े ही होगा क्लास 11 में भाई। अगर ये ज्यादा है तो नीचे की तरफ को छोड़ करके हमने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया ऊपर और घटा दिया। रिजल्टेंट इधर ही होगा और कितना होगा, एक्सएल में से एक्ससी को घटा देना। आपको बोला है फेज निकालने के लिए, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट को हम जेड मान लेते हैं, ये जिसको इंपीडेंस बोलते थे आप, और इसके बीच का एंगल को फाई बोला जाता है। तो आप यहां से टेन फाई निकालिए ना, टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो इसके सामने पी होता है, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब यही वाला है। मतलब क्या है ना, एक्स एल माइनस एक्स सी है, डिवाइड में P बाई क्या होता है, B। B क्या है आपका, ये देखिए R है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा R, XL माइनस XC बाई R। ऑलरेडी ये चीजें आपको पता होगा, मैं बस आपको इन्फॉर्म करता चल रहा हूँ कि इसी लेवल का सवाल आता है ताकि आप लोग घबराए ना। क्लियर है। ये सब सवाल आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। आपको पता है, अगर मेरे पास ऑलरेडी आप क्लास कर चुके हो तो AC ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आपको पता है ये सब सवाल जो है बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं वहां पे। क्लियर है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। आई होप आप लोगों को ये अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपको क्लियर दिखेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है ना, आपको इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग EMW हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें से किसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है इनमें से, ठीक है। तो आपको एक मैं नोट दे दे रहा हूँ, आप उस चीज़ को याद कर लीजिएगा, तो आपका सिर्फ ये सवाल नहीं कई सवाल बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम यहाँ पर रेंज बता रहे हैं, आप लिखिएगा, इसको नोट करके रख लीजिएगा। पहले होता है रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव। उसके बाद होता है आपका माइक्रोवेव, ठीक है। उसके बाद होता है आपका इंफ्रारेड। उसके बाद आता है आपका विजिबल। उसके बाद आता है आपका अल्ट्रावायलेट, UV लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है, दैट इज अल्ट्रावायलेट, ठीक है, UV अल्ट्रावायलेट। उसके बाद एक्स रे, उसके बाद गामा रे, उसके बाद गामा रे। ये क्या लिखे हैं, असल में हम लिख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी, जिसको आप सिंपल F लिख दे रहे हैं, न्यू भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है और वेवलेंथ लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, ठीक है। यहां से याद रखिए, दिस इज विजिबल, दृश्य प्रकाश हिंदी में बोलते हैं, इसको आप देख सकते हो। ये आपका क्या है ना, विवग्योर, VIB
GYOR, है ना। आपको पता है रेड का विजिबल में रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, विजिबल में से बता रहे हैं, बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो पता है। आप अभी याद कर लीजिए, रेडियो का सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है रेडियो का होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ। उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है ना, वेवलेंथ मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, हिंदी वाले के लिए मिनिमम वेवलेंथ होता है इसका गामा का, मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम लैम्डा होता है गामा का। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी का बात किया जाए तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या होता है, गामा का। फ्रीक्वेंसी किसका मैक्सिमम होता है, गामा का। उसी तरह से अगर रेडियो वेव का बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है वेवलेंथ का। ठीक है, ये ऑर्डर को बढ़िया से नोट कर लीजिए, इस ऑर्डर से पक्का क्वेश्चन फंसेगा, हर साल आता है। इस साल भी आप देख सकते हैं, देख पाएंगे, हो सकता है, पिछले साल तो आया हुआ है। क्या पूछ रहा फिर से देखिए, बोल रहा अगर नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है। इसमें से रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा रे। आपको पता है गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम। देखिए गामा रे का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, हाँ लैम्डा वेवलेंथ मिनिमम होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गामा रे। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी से बना सकते हो, ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत इससे लगेगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, डैश इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। कोहरे का टाइम जब होता है ना, तो फोटोग्राफी के लिए जो नॉर्मल कैमरा है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक स्पेशल कैमरा है जिस कैमरा का इस्तेमाल करके आप फॉग में भी, कोहरा में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। वो कौन सा कैमरा होता है ना, लिख रहा है ऑप्शन में, पोलराइड, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। ठीक है, इंफ्रारेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कह रहा है इंफ्रारेड, आप ध्यान से देखिएगा। वेवलेंथ किसका ज्यादा है ये देखना है आपको, वेवलेंथ किसका ज्यादा है इनमें से। पोलराइड यहाँ पे तो है ही नहीं, चलिए यूवी कहाँ है, यूवी यहाँ पे दिख रहा है हमको। एक्सरे कहाँ है, यहाँ है हमको दिख रहा है। और इंफ्रारेड कहाँ है, यहाँ है हमको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, टॉप से बॉटम वेवलेंथ डिक्रीज करता है, मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, इंफ्रारेड का है। अमंग दिस थिंग, इन सभी में से इंफ्रारेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है। मतलब क्या, जब फॉग होता है असल में होता क्या है, असल में जो हवा है, जो एयर है, उसमें वाटर पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसे आप वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। तो उसमें चूंकि हवा में वाटर कंटेंट आ जाता है, तो जो वाटर का जो हवा का जो पार्टिकल का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। पहले नॉर्मली अगर हवा जो यहाँ पे है, मॉलिक्यूल का साइज उसका ये है, तो जब फॉग आ जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इसको कवर कर देगा, जिससे इसको क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। तो यहां से कोई आदमी अगर पहले कैमरा से फोटो खींच रहा था, यहाँ पे कोई कैमरा है, यहाँ से इसका इधर कोई चीज था, मान लीजिए इसका फोटो खींच रहा था, तो पहले चूंकि पार्टिकल छोटा था, ये विजिबल हो जा रहा था, यहाँ से जो वेव निकलता था, यहाँ से जो वेव बन के निकलता था, इस तरह से वेव बन के जाता था, तो ये क्या, पार्टिकल इसके अंदर में छिप जाता था और ये फोटो कैप्चर हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, इस पार्टिकल का साइज बढ़ चुका है, इस पार्टिकल का साइज बढ़ चुका है। जब पार्टिकल का साइज बढ़ चुका है तो नॉर्मल कैमरा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ऐसा कैमरा इस्तेमाल करना होगा जिससे जो लाइट निकलेगा वो लाइट कैसा होना चाहिए, ज्यादा वेवलेंथ वाला। ज्यादा वेवलेंथ से क्या होगा ना, जब ज्यादा वेवलेंथ वाला लाइट निकलेगा तो ये आराम से जो है इसको क्रॉस करके जा पाएगा इस प्रकार, तो ये जो ऑब्जेक्ट है कैप्चर हो पाएगा। सो इंफ्रारेड विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, इंफ्रारेड क्यों समझ में आया, बिकॉज इनमें से जो ऑप्शन में से दिया हुआ है, इनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका है, इस वजह से। क्लियर है, ये सब नोट कर लिए हैं बढ़िया से, ये सब चीज को नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से, ये सवाल फंसेगा ही। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस, थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आ गया था। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है, द वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन,
वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल, हिंदी वाले को क्या बोलते हैं इसको? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और क्या बोल रहा है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा माने वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो। और क्या बोल रहा है? वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब हो। कन्वेक्स कनकेव प्लेन, प्लेन में तो होगा ही नहीं, आपको पता है प्लेन में क्या होता है? प्लेन मिरर में इधर जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उसका जो इमेज बनेगा वही साइज का बनेगा और उतना ही डिस्टेंस में बनेगा, तो प्लेन का बात अलग है, ठीक है, प्लेन तो होगा ही नहीं ऑप्शन में से। डिबेट है यहाँ पे किसका किसका बीच? कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आपको पता एक कंडीशन आपने कॉनकेव में पढ़ा होगा और वो भी क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 10 में पढ़ा हुआ इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स, ठीक है। तो वहां पे आपने ये कॉनकेव के लिए पढ़ा होगा कि अगर ये कॉनकेव है, कॉनकेव है, ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पोल और फोकस के बीच कोई ऑब्जेक्ट को जब आप रखते थे, याद कीजिए, जब आप पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखते थे तो कैसा इमेज बनता था? तो रे डायग्राम आपने इस तरह से बनाया होगा, ऐसे करके पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइट एक लेके जाते हैं। जब भी कोई पैरेलल लाइट जाता है वो कहां से पार होता है? आपको पता, फोकस से पार होता है। तो ये सीधा यहां से टकराने के बाद सीधा वापस आ जाएगा कहां? फोकस होके पार हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जब आप इसको इस तरह से पैरेलल करके बना लीजिएगा पहले कि आप किस तरह से आप चाहते हैं यहां से लाइट जाए, इस तरह से, ताकि ये क्या हो, जैसे ही यहां से टकराए ये ऐसे जाएगा और जाके इसमें टकरा के सीधा वापस चला जाएगा कहां? सेंटर से होकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस चला जाएगा। सीधा नहीं बन रहा, सीधा बनाइएगा, ठीक है। तो यहां से होकर पार होकर चला जाएगा। तो इससे तो कोई इमेज बनने वाला है नहीं, ये पीछे जा रहा है, कभी नहीं मिलने वाला है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों लाइंस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, दोनों लाइंस को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इधर कहां पे मिल रहा है, और आप देख पाएंगे कि यहां पे मिल रहा है। सो इसको हैच्ड लाइन से बनाया जाता है, क्योंकि ये इमेज रियल इमेज है नहीं, ये इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज है। और आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ पे क्या है और ये इमेज का साइज क्या है। तो लार्ज इमेज बन रहा है और वर्चुअल इमेज बन रहा है। कौन सा मिरर है? आपका कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में एक कंडीशन है जहां पे वर्चुअल इमेज और लार्ज इमेज बनता है। क्लियर है? क्लियर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये सब आप लोग नोट कर चुके होंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है 21, ये 21 था, ये 22 हो जाएगा, फिर नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, देख लीजिएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल मिरर, माइक्रोस्कोप, मिरर नहीं है। द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप। आपके सिलेबस में दो तरह का माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, जनरली 5 टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। क्लियर है? सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह का इमेज बनाता है ये पूछ रहा है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप द्वारा किस तरह का इमेज बनाया जाता है। तो आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा उसमें, और कंस्ट्रक्शन में रे डायग्राम बताया होगा टीचर आपको। तो रे डायग्राम के बाद जो आपको रिजल्ट मिला था वो क्या मिला था? सिंपल वाले के लिए। सिंपल में क्या होता है ना, इमेजिनरी एंड इरेक्ट इमेज बनता है। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? वर्चुअल ही होता है, आभासी प्रतिबिंब। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। याद रखिएगा, इरेक्ट बनेगा और क्या बनेगा? इमेजिनरी बनेगा। इमेजिनरी बनेगा और इरेक्ट बनेगा। किसके लिए बोल रहा है? सिंपल के लिए। याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, वैसे पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह अगर पढ़े होंगे तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अब बात आता है, अगर सवाल यहां पे सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह अगर आ जाता कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछता था, अगर आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ देता, ये किस तरह का इमेज बनाता है, तो ये इमेजिनरी ही बनाता है लेकिन इन्वर्टेड बनाता है। ध्यान रखिएगा, ये इमेजिनरी इमेज बनाएगा लेकिन इन्वर्टेड, उल्टा बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा? इन्वर्टेड, उल्टा बनाएगा और इमेजिनरी बनाएगा। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा। आपका सवाल अभी फिलहाल सिंपल माइक्रोस्कोप था,
तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये सिंपल माइक्रोस्कोप इमेजिनरी एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेजिनरी बोले तो आभासी प्रतिबिंब, इरेक्ट बोले तो सीधा प्रतिबिंब। लेकिन अगर सवाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होता तो वो कैसा इमेज बनाता है, वो इमेजिनरी आभासी प्रतिबिंब, लेकिन इन्वर्टेड बोले तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, बोले तो सर जहां है वहां पैर आ जाएगा, पैर जहां है वहां सर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज इतना सारा क्वेश्चन को हमने क्लियर किया है, और बचा हुआ जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर आप लोग को और अच्छा वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगर कमेंट ठीक ठाक रहा तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।